नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव का बिहार का दौरा है। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम मोहन यादव। 3 जनसभाओं को बता दें कि सीएम मोहन यादव संबोधित करेंगे। बांका के बलहेर में पहली जनसभा उनकी आयोजित होगी। मोतिहारी के पिपरा में दूसरी जनसभा है और बिहार के बोधगया में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के समर्थन में बता दें कि वोट अपील करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव आज बता दें कि उनकी 3 जनसभाएं हैं, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। पहले चरण के लिए भी उन्होंने लगातार बता दें कि धुआंधार प्रचार किया। दूसरे चरण के मतदान के लिए फिर से एक बार जनता को लुभाने और जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। उनकी 3 जनसभाएं हैं और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई हैं। उनके दौरे को लेकर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम मोहन यादव। बांका के बलहेर में उनकी पहली जनसभा है और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव बिहार के दौरे पर रहेंगे। लगातार चुनाव प्रचार में सीएम मोहन यादव जुटे हुए हैं और सीएम मोहन यादव का बिहार का दौरा है, जहां बता दें कि लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम मोहन यादव। 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे सीएम मोहन यादव और बांका के बलहेर में उनकी पहली जनसभा है और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का बिहार का दौरा है। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव का बिहार का दौरा है। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव भी बता दें कि अपने बिहार के दौरे के दौरान 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लगातार चुनाव प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव और बांका के बलहेर में उनकी पहली जनसभा है और सीएम मोहन यादव बता दें कि बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तमाम व्यवस्था की गई है उनके दौरे को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का बिहार का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मोहन यादव अपने बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही पहले चरण के लिए भी उन्होंने लगातार धुआंधार प्रचार किए। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए भी बता दें कि सीएम मोहन यादव अपने बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से एनडीए के पक्ष में अपील करते हुए नजर आएंगे। आज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का बिहार का दौरा है। लगातार चुनाव प्रचार में सीएम मोहन यादव जुटे हुए हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मोहन सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। किसानों के हित में सरकार की पहल देखने को मिली है। किसानों को मिलेगा भावांतर का फायदा। 13 नवंबर को खाते में आएंगे 1300 रुपए। इसके साथ ही मार्केट में सोयाबीन का रेट अब 4000 और सरकार करेगी अंतर की भरपाई। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने के लिए बड़ी राहत दे दी है। सरकार सोयाबीन किसानों को प्रति क्विंटल 1300 रुपए अपनी ओर से अतिरिक्त देगी और भावांतर योजना में
अभी तक मंडियों में हुई बिक्री की दर का औसत निकालकर 4,000 रुपए बता दें कि मॉडल रेट तय किया जाएगा। 13 नवंबर को अंतर की यह राशि पंजीकृत किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। और इस सब की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला सोयाबीन किसानों और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी राहत दी जा रही है, जहां बड़ी पहल के तहत बता दें कि किसानों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। इस सब की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 13 नवंबर को खातों में आएंगे 1300 रुपए। और इसके साथ ही इस सब की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकार करेगी अंतर की भरपाई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसानों के हित में मोहन सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां किसानों को मिलेगा भावांतर का फायदा। इसके साथ ही 13 नवंबर को खाते में आएंगे 1300 रुपए। मार्केट में सोयाबीन का रेट अब बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला किसानों के हित में देखने को मिला है, जो एक बड़ी पहल है और किसानों को बड़ी राहत देती हुई नजर आएगी। सीएम मोहन यादव ने बता दें कि किसानों के हित में सरकार की पहल देखने को मिली है, किसानों को मिलेगा फायदा। और इसके साथ ही बता दें कि 13 नवंबर को खाते में आएंगे 1300 रुपए। किसानों के हित में सरकार बता दें कि एक बड़ी पहल करने जा रही है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 13 नवंबर को खाते में आएंगे 1300 रुपए। मार्केट में सोयाबीन का रेट अब बढ़ाकर और इसके साथ ही सरकार करेगी अंतर की भरपाई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी पहल मोहन सरकार की देखने को मिल रही है। किसानों को भावांतर का फायदा मिलेगा। 13 नवंबर को खाते में आएंगे 1300 रुपए, जहां मार्केट में सोयाबीन का रेट 4000 और सरकार करेगी अंतर की भरपाई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वाराणसी से वर्चुअली खुजरोय वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन छतरपुर सहित बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा मानी जा रही है। इस मौके पर खुजराहो रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। ट्रेन को पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई है। इस नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से खुजराहो, छतरपुर, सतना और आसपास के जिलों को वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधा और तेज रेल संपर्क मिलेगा। इस क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार और धार्मिक यात्रा को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके साथ ही पीएम को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। खुजराहो से वाराणसी के वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे बता दें कि एक नए आयाम अब गठन होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात देखने को मिली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो नए आयाम स्थापित करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे आरामदायक यात्रा और इसके साथ ही इसमें कई सारी उपलब्धियां हैं ट्रेन में, जो कि यात्रियों के लिए काफी ज्यादा आरामदायक यात्रा मानती हुई नजर आएगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। भोपाल में स्वदेशी मेला का उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लड्डू उद्यमियों के स्टॉल्स का अवलोकन किया गया है। स्वदेशी संस्कृति उद्यमिता का लाभ उत्सव, इस सबकी बड़ी खबर बता दें, भोपाल स्थित विज्ञान आदर्श महाविद्यालय परिसर में आयोजित स्वदेशी मेले का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने मेला परिसर में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में लगाए गए लघु उद्यमियों के विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और स्वदेशी उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने उद्यमियों से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद न केवल हमारे देश की समृद्ध परंपरा और संस्कृति के प्रतीक हैं, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। उन्होंने उद्यमों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और विपणन में हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। कितना समसामयिक है आज के अवसर पर स्वदेशी की बात करना। चारों तरफ से कुछ ही दिनों में हम सब प्रकार चीजों से परिचित भी हो गए और ये दौरों को समझने के लायक भी बन गए। एक नेतृत्व जब सामने होता है तो नेतृत्व की दृष्टि, नेतृत्व की स्टेप और उनके द्वारा बताए गए मार्गों से बढ़ने वाले रास्ते के आधार पर जो हमको दुनिया के अंदर होने वाली हलचल दिखाई देती है, उससे सारी बातें समझ में आ जाती। हम केवल कुछ ही बातें कर लें कि अंग्रेज अगर आए भारत में, उस समय का हमारा वो दौर भारत का, जब भारत खुद सोने की चिड़िया के माध्यम से दुनिया भर में व्यापार करता था, व्यापार व्यवसाय के आधार पर बढ़ता था। लेकिन कोलंबस का आना, वास्को डिगामा का आना, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनके कारण से उस समय के स्पेन और पुर्तगाल के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत को खोजने चले वो लोग आखिर कहां से, किस कारण से आए, जो जिनके यहाँ खुद के आर्थिक क्या स्थिति थी बताने की जरूरत नहीं। और जब वो भारत में आकर के मसाले के जहाजों के पीछे पीछे आए तो हमारा अपने भारत की दुनिया के अंदर ताकत क्या थी, हमारी साख क्या थी, और ये दोहराने की जरूरत नहीं। उस दौर के अंदर केवल अपने उस षड्यंत्रों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यापारी, स्वदेशी का महत्व क्या है हम सब जानते कि हमने अपनी सज्जनता के कीमत भी चुकाई और ये जो स्वदेशी के बजाय विदेशी के चमक दमक का जो आकर्षण था, उस चमक दमक की कीमत देश ने कैसी चुकाई। और हम सब उस दौर से आगे बढ़ते हुए चले तो 1857 में भी पंजाब से कूका भाई ने जो विद्रोह के अपने बिगुल फूके, उसका आधार भी अगर बना तो हमारा स्वदेशी का ही मूल मुद्दा रहा है। और वहां से लगा करके और आगे बढ़े, चाहे दयानंद जी का आंदोलन हो या बाद के दौर में रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात हो, हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ का उपन्यास हो, ये सारी चीजें देश के मूल तत्वों के साथ स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जब आए तो 1930 का आंदोलन छोड़ दो, जब लाहौर के अधिवेशन में डिक्लेयर किया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उसके पहले भी वो केवल स्वदेशी वस्तुओं की होली जलाना, स्वदेशी के भाव का प्रकटीकरण करना, और लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक, सबने स्वदेशी के भाव के आधार पर ही स्वतंत्रता के प्रारंभ की लड़ाइयां लड़ी। वो अतीत की काल की कल्पना हो सकती होगी, लेकिन हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए आज 150वीं जयंती है वंदे मातरम की, और वंदे मातरम का वो भाव जो आनंद मठ के माध्यम से निकलते हुए बाद के दौर में बंग भंग आंदोलन का स्वरूप बना, और विश्व की सबसे बड़ी ताकत उस समय की अंग्रेज, जिनका रुतबा, जिनका माहौल, लेकिन स्वदेशी के बलबूते पर उनको अपने उस बंग भंग आंदोलन, बंगाल के विभाजन के आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ये स्वदेशी की ताकत थी। मैं बधाई देना चाहूंगा उस नाते से, स्वदेशी के मूल मंत्र के आधार पर पूरा देश उद्वेलित हुआ, खड़ा हुआ और अंग्रेजों की पैरी हार हुई और उससे लगाकर आगे तक। लेकिन आज भी उससे आगे कहानी बताने के बजाय अभी हम अपने सब देश के आसपास घटने वाले घटनाक्रम को देख लें, और यह हमारे एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के नायक जिस प्रकार से कहते हैं, वह अपना हथियार बार बार टैरिफ की बात करते हैं, यह अपने आप समझ में आता है।
टेरिफ कम लगा दूंगा, ज्यादा लगा दूंगा, टेरिफ कम लगा दूंगा, ज्यादा लगा दूंगा। ये टेरिफ नहीं हुआ, बंदूक की गोली हो गई, तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे को गोली मार दूंगा। ये कैसा हमारे सामने वो दृश्य ध्यान में आ रहा है आज अपने बीच में से। लेकिन टेक्नोलॉजी के बलबूते पर, स्वदेशी के भाव के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे उलझे सुलझे मसलों पर ब्रह्मोस की मिसाइल दाग करके भी 45 मिनट में युद्ध का कैसी दिशा बदलते और पूरे देश को गौरवान्वित कर देते। हमारा सैनिक वहां गया, कैसा गजब का युद्ध हुआ कि बॉर्डर पे बैठे हुए जो घरों के लोग थे, आमतौर पे युद्ध में वो इन सारी बातों से वो तो सोच सोच के परेशान कि अब सेना जाएगी, अब सामने की आएगी, अब इधर गोली चलेगी, उधर गोला चलेगा, ना गोली चला ना गोला चला, युद्ध पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कब युद्ध हुआ, कब खत्म हो गया। ये बड़ा एक नए दौर का माहौल था, ये स्वदेशी के बदलते दौर का वातावरण था। हमारे पास हथियार भी आ रहे, जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अब तुर्की से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन आके हम गिरा रहा है हमारे एक बगैर कोई किसी सैनिक के हिले डुले। ये जो नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर स्वदेशी ने अपनी जो धाक साख बनाई, तो मैं ब्रह्मोस के बनाने वाले स्वदेशी के हमारे वैज्ञानिकों का भी जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। होगा आपका जो परमाणु बम का ठिकाना, लेकिन ठिकाने को आपकी गर्दन तक हाथ पहुंचाने की ताकत तो स्वदेशी से ही आती है, जहां हमारे लिए केवल टेटवा दबाने की देर थी और ची बोल जाते। ये जो माहौल बना है, और हमने सबने देखा आज के इस दौर में भारत की तरफ से बार बार चारों तरफ से दो बड़े बड़े देश, आखिरकार इस पूरे दुनिया का नक्शा अगर अपन देखेंगे और पूरे दुनिया के नक्शे के अंदर किस बात की झगड़ा चल रहा है, किस बात की लड़ाई चल रही, तो वो बड़ी लड़ाई अगर कोई चल रही है तो बड़ी लड़ाई स्वदेशी के भाव के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर लगभग 1/4 आबादी हमारे पास है, और 1/4 आबादी के अंदर केवल एक में उनको बाजार दिख रहा है। वो बाजार की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के मामले में कि यहां कैसे भी करके उनका कब्जा हो। 145 करोड़ की आबादी, और उस आबादी में भी 60% अपनी परचेसिंग पावर वाले लोग हैं, जो अपने बलबूते पर इस बाजार के अंदर बड़ा रोल अदा करते। तो जिनके उत्पाद बन रहे हैं, जो अपने कमाने धमाने से लेकर दूसरी बात सोच रहे हैं, उनका सबका प्रयास है भारत के अंदर बदलते दौर में। लेकिन ये हमारे अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से लगा करके दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना चाहूंगा, और भारत माँ को प्रणाम करते हुए कि आज बदलते दौर में भारत और भारत का नेतृत्व बदला है, जो इन सारी बातों को खुली आंखों से देख रहा है। और ऐसे में चाहे जिसको जो बोलना बोल दे, हमारी बिना बोले ही बहुत बड़ी बोली हो रही है। ये एहसास सबको देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। बोलने वाले बोलते रहे, बगैर बोले भी जो फैसला हो रहा है, और फैसले के आधार पर जो बदलाव के माहौल दिख रहे हैं कि एक तरफ हमारे नेतृत्व से हमारे किसानों को हम बचा रहे हैं, हमारी फसलों को बचा रहे हैं, और एक तरफ हम अपनी यहां से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की जो बात कर रहे हैं, स्वदेशी की जो बात कर रहे हैं, ये सारी बातों का उत्तर है। ये स्वदेशी के मेले ये हमारे उसी भाव के आधार पर है। मेरे कंगे को बताकर जरूर आपने संयोजक जी ने, मैंने भाव इतना ही दिया था कि लकड़ी का आज से 25 साल पहले आपके सबके घर में लकड़ी के कंगे कंगी मिलते थे, लेकिन प्लास्टिक आया तो खोपड़ी अलग खराब करे और बाजार अलग जेब हल्की करे। लेकिन वापस दौर वापस आ गया कि हमारे यहाँ ये नीम की कंगी, नीम की लकड़ी का मोटे तौर पर जलाने के लिए या फर्नीचर के लिए उपयोग कम होता, लेकिन नीम की लकड़ी के कंगे और नीम की लकड़ी से बनने वाले टूथपेस्ट के बलबूते पर हमारा वो स्वदेशी का भाव भी बनता है। और नीम के पौधे से जुड़ करके वास्तव में ये जो हमारी स्किन है, इसका संपर्क प्लास्टिक से खराब ही होता है। ऐसे कई सारे समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन आज ये मेले के उद्घाटन का अवसर है, बगैर खाए पिए लंबा चौड़ा भाषण दिलाना ये भी गलत बात है, थोड़ा संभलने की जरूरत है। मेले में भाषणबाजी का क्या काम है? मेले का आनंद तो मेले जैसा है, और कितना अच्छा लगता है। अलग अलग प्रकार के भदोही के लोग अपने कालीन लेकर आ रहे हैं, और ये भारत की विशेषता है। हर जिला स्थान पर, हर छोटी छोटी जगह पर कितने कितने प्रकार से अपने यहाँ सारी व्यवस्था चलती पंती है। और कई जगह तो मैंने उदाहरण सुनाया था, हमारे यहाँ अकेला मिठाई से
विदेशी व्यक्तियों का हथियार बना के बदला कैसे लिया जाता है, इसका उदाहरण इंदौर उज्जैन के पास का फतेहाबाद है। फतेहाबाद के गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है और फतेहाबाद के गुलाब जामुन से स्वदेशी का हथियार बना करके अतीत के काल में जब शाहजहां के बाद औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और उस झगड़े में औरंगजेब को कब्जा करना था, दारा सिकोह को उत्तराधिकारी बना दिया शाहजहां ने। तो ऐसे समय पर वो जब औरंगजेब को ये मालूम पड़ा कि दारा सिकोह को उत्तराधिकारी बना के डिक्लेयर कर दिया, वो औरंगजेब अपनी औरंगाबाद से सेना लेके निकला। उज्जैन के पास बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में दारा सिकोह की सेना की हार हुई और औरंगजेब की सेना जीती। तब तक वो 4 भाई थे। औरंगजेब इतने तेज थे कि उन्होंने एक भाई को अपने साथ मिला लिया और उसकी सेना और ये सेना मिलकर के दिल्ली के पास, आगरा के पास भीषण युद्ध हुआ। तो दारा सिकोह को मारा, दारा सिकोह की सेना को हराया। पर ये क्या लोग होते, ध्यान में आता कि उनने बाद में अपने भाई जिसको साथ में लेकर रखा था उसको दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भाई भतीजे जो और जितने एक भाई उसका लाहौर के पास था उसको भी मारा, भांजे को मारा, भांजी को मारा, बहन को मारा। अपना बेटे को, अपना एक भाई बचा था वहां युद्ध में ले जा करके उसको मारने के लिए भेजा अकबर को। संयोग से उनने अपनी पद्धति के अनुसार जो भाई के यहाँ मारने युद्ध में आया था तो उसने उसको दामाद बना करके उन्होंने कहा रिश्ता बन गया तो अब बच जाएगा। लेकिन औरंगजेब को तो कुर्सी खातिर ये भी पसंद था तो अपने बेटे को भी मारा और अपने सगे भाई को भी मारा। तो ये जो कुर्सी के लिए इतनी मारामारी हो सकती है, अपने देश का नया प्रयोग था। ऐसे में जब ये फतेहाबाद बसाया गया औरंगजेब द्वारा, तो यहाँ हमारे लोगों ने मिठाई के गुलाब जामुन की दुकान खोल ली। सबके लिए फतेहाबाद के गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये आप ध्यान देना कि गधे गुलाब जामुन खा रहा, ये मुहावरा भी वहीं से चला है कि पहली बार दिल्ली में बैठने वाला कुर्सी के आधार पर अपने भाई को, भतीजे को, बहन को, भांजे को, भांजी को सबको मारे और कुर्सी पे बैठे। ये उदाहरण वहां था, लेकिन स्वदेशी के आधार पर गुलाब जामुन भी कहां से कहां चल गया, ये उदाहरण भी अपने देश के अंदर बना है। तो दुनिया के अंदर होने वाले कई बदलावों में ऐसे कई आनंद और विनोद के आधार पर भी स्वदेशी के लोग रास्ता निकाल लेते हैं। मैं आज अपनी ओर से पुनः स्वदेशी के इस भाव के आधार पर, क्योंकि मुझे मालूम है इसी स्वदेशी के बलबूते पर चीन ने भी कई सारे प्रकार से 20-25 साल में कहां से कहां चला गया, लेकिन वहां का शासन तंत्र अलग प्रकार का। इसलिए उन बहुत सारी बातों पे अपन बोले अपनी दुविधा हो जाएगी। लेकिन हमको समझना इतना ही पड़ेगा, आज के दौर में किसी देश को आगे बढ़ने के लिए, आज के दौर में सभी क्षेत्रों में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका विजन है, वो मिशन बनाते हुए स्वदेशी के भाव को बढ़ाते रहे। पुनः आज इस मेले की अब मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता जयंती और विक्रम उत्सव की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन आगामी 1 से 3 नवंबर तक किया जाएगा और इस अवसर पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता में इस वर्ष 21 लाख प्रतिभागियों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 70वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता में 70 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ राज्य के सभी संभागों में भी गीता जयंती से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस आयोजन से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हिल्स नवास पर बता दें कि ICCW वुमेन्स वर्ल्ड कप 2000 और विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य और मध्य प्रदेश की गौरव क्रांति गौड़ का अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके साथ उनके माता पिता भी उपस्थित थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से खेल सहित विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें देश और प्रदेश का गौरव बताया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में बेटियों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने क्रांति गौड़ के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में खेल विभाग के अधिकारी और क्रिकेट प्रेमी भी उपस्थित रहे।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।